नोडल अफसर नरीश बैदरी और जावेद दिशमक ने जमिया उलमा के दफ्तर ज़ैनुद्दीन कॉलोनी में पहुंचकर इलेक्शन के मुतालिक अवामी बेदारी मुहिम की बात कही और उलमा से मसाजिद व मेंबर से वोटिंग फीसद बढ़ाने की दरख्वास्त की। इससे कबल जमीयत की तरफ से दोनों अफसरान का इस्तकबाल भी किया गया। इलेक्शन का माहौल जैसी आचार संहिता लग जाती, सब तरफ के बैनर वगैरह ये वो सब निकालना शुरू हो जाता और उस समय लोगों को दिखने में आता कि ये क्या हो रहा। तो ये पहला स्टेप रहता गवर्नमेंट का कि जहां पर निवडणूक निर्णय अधिकारी जो रहते तो उनके ऊपर का जो रहता भारत निवडणूक अधिकारी, तो वो क्या करता है कि निवडणूक की जो प्रक्रिया जो रहती वो अच्छी तरह से होना, या जहाँ पर पैसे बांटते उसके बाद में जो खाना खिलाते पार्टियां होते, एक में को लेके जाना, एक में को वहाँ पर थोड़ा सा कन्विंस करना, तो ये जो पद्धति निवडणूक की है तो ये होना नहीं बोल के अभी सीबीजी पाया वाला है। उसके बाद में नोडल अधिकारी की नियुक्ति वाली है, या यानी इसके जो अलग अलग तरह के जो काम है, जो निवडणूक के होने वाले काम जो है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा एक अच्छी भूमिका तो बोले तो आप सबकी रहने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर अभी जो अपने को चुन के देना है, तो चुन के देना है तो उसकी टक्केवारी अपने को बढ़ानी पड़ेगी। जो अपने को जो करता आदमी जो है, समझो जो अपन क्या बोलते हैं नेता जो रहेगा, जो अपने जहन के अंदर जो अच्छा नेता रहा तो उसको कोई चुन के नहीं देता। पर ये जो बात है, ये जो खामियां है, ये खामियां अपने को इसके अंदर से दूर करना है। तो इसके अंदर से अपन अपने जो है समझो अपने मेहमान होंगे या अपने परिचय के होंगे या अपने आजू बाजू के होंगे या अपने बच्चे होंगे, या उन तरह से अपन ये जन जागृति कर सकते हैं कि इसके अंदर से जो अच्छा आदमी है तो अच्छा कौन है और बुरा कौन है, ये समझाकर आप एक अच्छी भूमिका लेकर वो आदमी को आगे ला सकते हैं। निवडणूक प्रक्रिया जो है, ये निवडणूक प्रक्रिया तो एक जैसी रहने वाली है। अभी समझो एक मराठा आरक्षण का आपने अगर मुद्दा लिया तो वो आदमी का पहले माहौल अच्छा चल रहा था, अभी फिलहाल क्या हुआ, कुछ पत्रकार के कारण, कुछ नेताओं के कारण उसकी छवि खराब हो गई। फिर बाद में उसको जैसा सपोर्ट चाहिए अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा, परंतु कुछ गांव के अंदर उसके खुद के लोग आए, यानी मानने वाले हैं, जो भी ये निवडणूक प्रक्रिया के अंदर चांस लेने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो निवडणूक है, तो ये जो इलेक्शन का माहौल है और ये प्रक्रिया जो है ये अच्छी तरह से होना और इसके अंदर पारदर्शिता होना, और लोगों ने अगर पैसे वगैरह ये कुछ बांटे, कुछ आमिष देते, कुछ ये देते, तो ये सब पूरी प्रक्रिया जो है ये न होते हुए और एक अच्छा आदमी चुन के लाने के लिए, इसके लिए आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो काम करने वाले हैं वो आपको नीचे तक जाने वाले हैं, जो बुढ़े रहे ये रहे उनको कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ वो चिन्ह की तरफ देखते। अगर चिन्ह अगर बदला तो देश भी बदल सकता, और देश बदला तो क्या बोलते हैं आम इंसान की तकदीर भी बदल सकती है। अभी दिल्ली के अंदर अगर माहौल देखा जाए तो पहले का माहौल कैसा था और आज का माहौल कैसा है नेता कोई भी, परंतु परिवर्तन जो रहेगा तो देश की तरक्की होती होंगी, वो देश की तरक्की के पहले आपकी तरक्की होंगी तो देश की तरक्की होंगी, बरोबर है। जो समझो कि सामान्य इंसान की अगर तरक्की हुई तो उसके अंदर वो देश की तरक्की के बाद वो ले सकता है। इतने मैं 2 शब्द बोलकर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने जो सहकार्य है, जो आपने 2 मिनट लेके यहाँ पर आए, रुके और बात सुने, इसके लिए मैं आपका शुक्र। सबसे पहले पूरे एमआई का और जमीयत की बॉडी का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने आपकी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर जमा हुए और हमें वक्त दिया। मैं पहले भी सर को भी बताया कि हम कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिली, हमको आप लोगों तक पहुँचना था तो हम पहुँचे, हम स्पेशल कुछ नहीं कर, इसलिए इसमें ज़्यादा ये नहीं है। अब मेन चीज़ पर आते हैं कि हम कर क्या रहे और आपको आज यहाँ पर जमा क्यों किया गया। असल में गवर्नमेंट जैसे ही आचार संहिता चालू होती है, किसी के इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ बॉडियाँ बनती, जैसे कि सर ने अभी बताया कि पैसों के लेन देन नहीं होना, इसके लिए टास्क फोर्स बनती, वो अपना काम करती कि कहीं कुछ नीचों पर हो रहा है कि देखने के लिए। एक टीम ऐसी रहेगी कि भाई जगह जगह पर किसी के बैनर लगे हुए हैं। अब जब तक आचार संहिता में जो पीरियड है 50 दिन का, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर कहीं पे दिखाई नहीं देगा सार्वजनिक स्तर पर, वो एक काम करती है। तो उसी के तरह से हमारी एक टीम बनी हुई है सिल्लोड सोईगांव मतदार संघ में कलेक्टर साहब की तरफ से। हमारा ये काम है कि लोगों तक पहुँच कर वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब होता क्या
कि आपने देखे होंगे, आप किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं तो नगर परिषद या फिर जब हमारे ग्राम पंचायत के जब वोट होते तो 100% हम खरड़ के घर में से हर किसी को निकालते, ऐसे शख्स को भी लेकर आते जो 4 पे पड़ा हुआ है, जो सिर्फ पानी पे चल रहा, लेकिन उसको 4 पे 4 लोग पकड़ के लाएंगे, हाला मामू करके वोटा देंगे, बनो उसको वोट मारूंगा मार। ये क्या, ये फर्क क्यों है? ग्राम पंचायत में ये होगा, नगर परिषद में ये होगा, लेकिन अभी जो हम इलेक्शन फेस करने जा रहे हैं ये है लोकसभा में डायरेक्ट हम हमारा पीएम चुनने जा रहे हैं, देश के इलेक्शन है, इसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते। जबकि ज्यादा इंटरेस्ट लेने की इलेक्शन जो है तो ये है कि भले ही आप ग्राम पंचायत में या नगर परिषद में 2-4% कम हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, जो चलते आ रहा वही होता, लेकिन देश बदलने से बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आपकी ग्राम पंचायत पे भी उसका असर होगा, आपकी ग्राम पंचायत का असर देश पे नहीं होगा, आपकी नगर परिषद का असर देश पे नहीं होगा, पीएम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस टाइप का पीएम वहां बैठेगा तो आपकी नगर परिषद और आपकी ग्राम पंचायत पर उसका असर पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेदारी इसमें अभी ये है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जा सकता है, और खास तौर पर सर के साथ साथ हम जो टीम में है तो मेरी तरफ जो जिम्मेदारी है खास तौर पर वो अपने लोगों के ताल्लुक से, हमारा जो इंटरेस्ट है दूसरी तरफ दूसरे काम तो हो रहे, लेकिन हम अपने लोगों में जागृति स्पेशल करना चाहें, क्योंकि दूसरी कौमों की बनिस्बत अगर किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाला जाए देश में तो हम दूसरी कौमों से थोड़े से पीछे हैं। समझिए कि कोई कहीं पे 10 में से 8% कोई दूसरे कौम काम कर रही तो हमारा परसेंटेज वह 4 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो हमारा मेन काम हमको ये करना है कि हमारी तादाद इस लोकसभा इलेक्शन में कैसी बढ़ाई जाए, हमको इस पर गौर करना है। अब ये चीज़ करना क्यों पड़ी, मैं आपको कुछ आंकड़े मैंने निकाल कर लाया हूँ वो बताना चाह रहा हूँ। 2009 में एक लोकसभा इलेक्शन हुए थे जब मनमोहन सिंह पंतप्रधान बने, उस वक्त जो है तो टोटल देश में वोटिंग का परसेंटेज था 58, मतलब अगर 100 लोग वोटिंग करने के काबिल है तो कितने लोगों ने वोट करे थे? सिर्फ 58, मतलब 42% देश की ऐसी जनता है जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद 2014 में एक इलेक्शन हुए जिसमें वोटिंग परसेंटेज था 66%, 66% लोगों ने वोटिंग करे, 34% लोग 34% लोग ऐसे थे जो वोटिंग से दूर रहे, मतलब उनको देश में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, जबकि उनको ये नहीं समझ रहा कि तुम हर चीज का असर तुम्हारी जिंदगी। 19 में जब हमारे ये पीएम बने दूसरी मरतबा, उस वक्त तक देश का वोटिंग शेयर था 67%, मतलब 33% लोग आज भी इससे दूर थे। ये है आंकड़े। उसमें और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि जो सरकार आज बनी हुई है देश में, इन्होंने जो है तो कुल वोटिंग का 37% वोट लेकर ही सरकार में बैठे थे। आप फर्क समझ रहे? लोगों ने वोटिंग नहीं किए, उतने ही लोगों पर सरकार बनी हुई। अगर फर्ज करो 34 या 33 या 42 ये परसेंटेज वोटिंग अगर इनके खिलाफ चले जाकर, हम सिर्फ हमारे वोट की अहमियत बताना चाह रहे हैं, मतलब जितने परसेंट लोग सिर्फ वोटिंग से दूर है उतने परसेंट लोगों के वोट से आज जो भी सरकार चले। तो मेन कहने का मकसद यही है कि ये जो परसेंटेज है दिन ब दिन जो तो कम होते जाए। अब इसमें ये तो है देश का कुल परसेंटेज 58, 66 और 67, इसमें मुसलमान आंकड़े भी ढूंढना थोड़े से मुश्किल है। ये कुल है, इसमें सारे राफिया हिंदुस्तान सब आ गए इसके अंदर। इतने लोग जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी जातों के हैं, ऊंची जातों के, वो लोग भी इससे दूर हैं। हम तो इसमें बहुत ज्यादा नीचे से शुरू हों। तो ये कुछ आंकड़े हैं। दूसरी बात, अब ये है देश की सिचुएशन, ये 66, 67 और 58% हुआ। अब हमको क्या करना चाहिए? ये है पुराने हालात। अब इस मरतबा हमारे पास का जो इलेक्शन है वो है 13 मई को। तो अब हमको इंशाल्लाह इस मरतबा जो है तो हमारे आंकड़े बढ़ाना है। अब आंकड़े बढ़ाने के बाद एक तरफ तो ये होता है कि भाई हम हुकूमत का कोई फैसला आया तो हम घर में बैठ के या 4 में बैठ के या होटल में बैठ के या किसी और जगह बैठ कर हम उस पर बात बड़ी अच्छे से कर लेते कि सर ये फैसले इनके सही नहीं है, फला शख्स जो मंत्री बैठा वो सही नहीं है। लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी आती है उसके फैसले बदलने की और उसको बदलने की, तब आप घर से बात नहीं करते। ठीक है ना, आपको उस 5 साल उनके फैसले पर 17% इस मरतबा बढ़ाना है। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप उस चीज़ पर आते कि हम आप तक क्यों पहुँचे। जैसे कि पेती सर है, हमारी पूरे 2 तालुक में हमारी 9 से 10 लोगों की टीम है, और अगर हम वोटर्स देखे जाए तो 2 लाख के करीब है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और ख़ास तौर पर अपनी कौम में अगर पहुँचना है तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों से बेहतरीन जरिया कोई नहीं।
हमारे मेंबर से जो बात होगी, ये जमीयत का जो हर जुमा का ऐलान निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना असर रखता कि बहुत कुछ हालात बदले जा सकते हैं। तो आप तक पहुंचने की सिर्फ वजह ये है कि आपको 13 मई तक स्पेशल मुहिम चलाना है। इसके तरफ से हमको, अगर हमारे घर में 10 वोट है तो फिर जो हम ग्राम पंचायत और नगर परिषद में करते हैं इंशाल्लाह वही काम हमको लोकसभा में करना है। पूरे 10 वोटिंग कराएंगे। और आप लोगों की तरफ ये जिम्मेदारी कि आप जिस मस्जिद के इमाम हैं या फिर जमीयत की जो टीम है, तो हमको पूरे सिल्लोड की जिम्मेदारी लेनी है। जमीयत से तो मेरी गुजारिश है, कल भी मैं सर को बोला कि रमज़ान के बाद हमको तकरीबन 3 से 4 जुमा भी मिलेंगे ईद तक के। अगर 12 अप्रैल को ईद होती है तो 13 मई को अपने पास इलेक्शन है, 1 महीना हमारे पास पूरा है। तो इस 1 महीने में अगर हर जुमा को हम सीरीज चलाए, इतना झंझोड़ना है हमको लोगों का कि लोग उठे और जाके वोटिंग करें। उस दिन उसने कुछ नहीं करना, उस दिन उसने सारे काम धंधे छोड़ देना। ये लेकिन ये चीज़ होंगी कब, जब आप लोगों से ये बात जाएंगे। मेरी और ये सर की ये बात असर नहीं करेगी, ये सिर्फ आप लोग कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके पास आए। तो आप लोगों को इनको इतना झंझोड़ना है कि पहले जैसा दूसरे इलेक्शन में कुछ लोग आकर पहुंचते हैं, नगर परिषद में हर घर बंदा जाकर या फिर जो उम्मीदवार रहता है जाकर पहुंचता, यहाँ का उम्मीदवार आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। कोई जालने का रहेगा, कोई कहाँ का रहेगा, कोई कहाँ का रहेगा, ये अब अपनी अपनी जिम्मेदारी। मुझे इसलिए वोटिंग को जाना है कि मुझे मेरा गैस सस्ता करना है, मेरे को जिंदगी में जो मेरे फैसले आ रहे मुझे उसको मुतासिर नहीं होने देना, इसलिए मुझे वोटिंग करना है, ये सोच के जाना है, दूसरा कोई फायदा नहीं सोचना। तो ये आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग इसको एक मुहिम के जैसे चलाएं और हमारा परसेंटेज बढ़ाएं। परसेंटेज बढ़ाने के बहुत फायदे। एक जो बूथ होता है जहाँ 500-600 रहते ना, वहाँ पर सर बहुत अच्छा से काम करते पूरे इलेक्शन की जो तारीख के मालूम सर। तो इलेक्शन होने के बाद भी समझ लीजिए 600 लोगों का बूथ रहा, तो उसके बाद भी वो इलेक्शन होने के बाद आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, लेकिन वो बूथ का पूरा ऑपरेशन था। 600 में से कितने लोगों ने करे, कितनी जात के कितने थे, अपंग कितने थे, कितनी लेडीज पात्र थी, कितनी लेडीज ने करी, कितने जेंट्स पात्र थे, कितने लोगों ने करे, 80 साल वाले कितने हैं, 60 साल वाले कितने हैं, 70 साल के वाले कितने हैं, पहली मरतबा वोटिंग करने वाले कितने हैं, इन सारी चीज़ों का ऑपरेशन होता था। ठीक है, आप समझिए कि सरकार नहीं बदल सके या आपके उस जगह का कैंडिडेट नहीं बदल सके, तो भी आपको नोट किया जाएगा कि फला बूथ पर इस कौम ने इतने परसेंट हो, ये तो लिख के आएगा। कम अज कम अगली मरतबा हमको सोचेंगे तो उसे सामने वाला कह रहे नहीं ये पूरे के पूरे बाहर निकल के वोट कर। तो इसलिए हमको जो है तो वोटिंग शेयर बढ़ाना। और एक अहम चीज़ मैं आखिरी में बताना चाहूँगा आपको कि हम तो समझिए कि मस्जिद से बात करेंगे या फिर जो भी मुहिम चलेंगी, हमारे अंदर जागरूकता आ जाएंगे, हम समझ भी जाएंगे, हम निकल कर वोटिंग भी करेंगे, लेकिन हमारी मस्तूरात हमारा 50% से ज़्यादा हिस्सा है। समझिए कि अगर किसी घर में 10 वोट है और उसमें से 4 लेडीज़ हैं, आदमी बहुत एक्टिव हो गए, हर जुमा को इमाम साहब का ऐलान सुनकर आए, बहुत जोश में है, सुबह उठ के फटाफट मार के आ गए, लेकिन घर की 4 औरतें पीछे रही, आपका परसेंटेज 60% है। आप जो 10 थे वो 6 काउंट हैं, वो 4 काउंट हैं। तो हमको आपके ज़रिए से एक चीज़ और करनी है कि अपने ऐलानात में या बात में जो है तो स्पेशल मस्तूरात पर भी फोकस कीजिए कि भाई हमारी पूरी लेडीज़ को निकाल के जो तो वोटिंग कराना है। बस आपसे आखिरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग शेयर करना है हमको, हमारे एरियो में, हमारे घरों में, हमारे शहर में जितना हो सके हमको हमारी वोटिंग बढ़ाना है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मोहतरम हज़रात, आज तक खुदा ने इस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो ये मौका हमारे पास आया है। हम सिर्फ 5 साल तक रोना रोते रहते हैं और उसके लिए कोई लाही अमल तैयार नहीं करते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए, जैसा कि हमारे ऑफिसर हज़रात ने आपको हर चीज़ से आगाह किया है, तो हम उस रहनुमाई के साथ अपनी मसाजिद के अंदर ऐलानात पूरे वसूख और शौक़ के साथ करें और अपने तमाम मुसल्लियों को भी जो है इससे आगाह करें और मुसल्लियों के साथ साथ हमारी मस्तूरात भी जो है इससे पीछे न रहे। इसका जो हमारे साथ देशमुख साहब ने जो हमको मार्गदर्शन किया, तो हम इसका पूरा हमारी रहनुमाई की, तो हम इसका पूरा इससे इस्तेफादा करें। और आए हुए हमारे दोनों ऑफिसर हज़रात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमारी कौम के जागरूक होने के लिए
हम तक पहुँचे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।